हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हाजिर हूं दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं NCERT राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का अध्ययन जारी रखेंगे। यह इस अध्याय का मेरा दूसरा वीडियो है। हालांकि पहले भाग में मैंने आपको केवल इस पुस्तक का परिचय एवं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में हम किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे इसकी विस्तार से जानकारी दी थी। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नए राष्ट्र की चुनौतियां। सन 1947 में 14-15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस तथ्य से हम सभी वाकिफ हैं कि हमारा देश लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से 14-15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। भारत अंग्रेजी उपनिवेश से मुक्त हुआ था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वह अस्तित्व में आया था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया था। पंडित नेहरू ने संविधान सभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध भाषण दिया था। पंडित नेहरू का यह संबोधन अथवा भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यहां पर बच्चों ध्यान देना कि 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे नोट करिए। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से इसे जाना जाता है। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का अर्थ होता है भाग्य वधु यानी कि सौभाग्यशाली दुल्हन से चिर प्रतीक्षित यानी कि एक दीर्घ इंतजार के बाद, लंबे समय के बाद, भाग्य वधु यानी कि सौभाग्यशाली दुल्हन जो कि थी देश की आजादी, से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि लंबे समय के बाद, और भेंट का मतलब होता है मुलाकात या मिलन। तो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का जो अर्थ होता है वह होता है सौभाग्यशाली दुल्हन से दीर्घ इंतजार के बाद मुलाकात या मिलन। भारत आजाद हो गया था और इस क्षण का प्रत्येक हिंदुस्तानी को बेसब्री से इंतजार था। इतिहास में हमने पढ़ा है कि भारत की आजादी के लिए लंबे समय से आवाज उठती रही है। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में आजादी के लिए कई छोटे बड़े आंदोलन हुए। परिणाम स्वरूप भारत
15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत आजाद हो गया। बहरहाल प्रत्येक हिंदुस्तानी के मध्य यह आम सहमति थी कि दो बातों पर आम सहमति थी। एक, देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, और दूसरा, देश की सरकार सभी की भलाई के लिए कार्य करेगी। इसमें गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। जो गरीब है, जो कमजोर हैं, जो पिछड़ गए हैं, ऐसे समुदाय को बराबर लाने के लिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह इतना आसान कार्य नहीं था। भारत आजाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, किंतु सन 1947 में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी। भारत की आजादी इतनी आसान नहीं थी। भारत जिन हालातों में आजाद हुआ था, उस समय वैसे हालातों में कोई भी मुल्क आजाद नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। हमें आजादी जरूर मिली थी, किंतु हमारी आजादी बंटवारे के रूप में मिली थी। भारत के दो टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। इन तमाम बातों के मध्य 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और त्रासदी का साल था। भारत के समक्ष कई चुनौतियां थी। भारत में विस्थापन के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई थी। ऐसे में एक नए राष्ट्र को खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तमाम उथल पुथल के मध्य हमारे राष्ट्र निर्माताओं का ध्यान जरा भी नहीं भटका कि यह देश नए राष्ट्र की चुनौतियों की चपेट में है। भारत आजाद हो गया था, और आजादी के दौरान जो सपने संजोए थे, उन सपनों को साकार करने का अब वक्त आ गया था। किंतु इस वक्त देश की राजनीति में काफी उथल पुथल हो रही थी। देश के नेताओं का ध्यान नए राष्ट्र को खड़ा करने के लिए था। नए राष्ट्र की चुनौतियां थी, और यह देश अनेक चुनौतियों की चपेट में था। इन चुनौतियों से निपटने की कठिन परीक्षा हमारे राष्ट्र नेताओं के सम्मुख खड़ी थी। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण के समक्ष। 3 चुनौतियां। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। नंबर 1, देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। भारत आकार और विविधता की दृष्टि से एक महादेश के समान था। हम सभी जानते हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का
दूसरा सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टि से यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। यहाँ की विविधताएं बहुत सारी हैं। यहाँ पर कई संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ कई बोलियों को बोलने वाले लोग बसते थे। यहाँ पर कई धर्मों के अनुयायी रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तमाम धर्मों के अनुयायी यहाँ पर वास करते हैं। यहाँ की संस्कृतियाँ अलग है, यहाँ का खान पान अलग है, यहाँ के रीति रिवाज अलग है, यहाँ का पहनावा अलग है, यहाँ की बोलचाल अलग है, बोलने के तरीके अलग है, सभी के त्योहार अलग अलग है। इन तमाम विविधताओं के कारण भारत को एकजुट करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विभाजन के कारण यह आशंका सच साबित हुई कि भारत कैसे एकजुट रह पाएगा। भारत के भविष्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या भारत एक रह पाएगा या भारत ऐसे हालात में राष्ट्रीय एकता की बात पर सर्वाधिक जोर देगा? क्या भारत अपने उद्देश्यों की तिलांजलि दे देगा? भारत क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर देगा? उस समय सबसे तीखा और चुभता हुआ सवाल था कि क्या भारत क्षेत्रीय अखंडता को हासिल कर पाएगा? ये तमाम ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर हमारे राष्ट्र निर्माताओं को खोजना था। भारत को एकजुट करने की एक बड़ी चुनौती राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष थी। दूसरी चुनौती जो थी वह थी लोकतंत्र कायम रखना। भारत के समक्ष दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। भारत ने पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है और सभी लोगों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार दिया है। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को लेते हुए प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था की है। तमाम बातों के दौरान भारतीय संविधान की इन विशेषताओं के चलते भारत की एक अपनी पहचान है। ऐसे में एक लोकतांत्रिक संविधान का होना आवश्यक है। केवल संविधान होने से ही काम नहीं बनता है। संविधान से मेल खाता हुआ नियम होना चाहिए और उस संविधान के अनुरूप देश की शासन व्यवस्था चलना चाहिए। तो ये एक मुख्य चुनौती भारत के सामने थी कि कैसे भारत लोकतंत्र को स्थापित करेगा। तीसरी जो चुनौती थी वह थी समता आधारित विकास करना। भारत
में समता आधारित विकास की एक चुनौती थी। समता आधारित विकास का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना, किसी विशेष तबके, किसी विशेष वर्ग का ख्याल ना रखते हुए समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना। जो गरीब है, जो वंचित हैं, जो कमजोर हैं, उनका विशेष ध्यान रखना। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों का विकास करना। समाज के किसी भी एक वर्ग को ऐसा ना लगे कि सरकार किसी विशेष वर्ग का ख्याल रख रही है। सभी का समान रूप से विकास करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। देश की असली चुनौती थी आर्थिक विकास और गरीबी का खात्मा करना, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको पूरी तरह से लूटा था। हमारे वहां गरीबों की संख्या बहुत थी। देश के सामने आर्थिक विकास करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी देश के सामने ये 3 मुख्य चुनौतियां होती है। भारत भी इन चुनौतियों से परे नहीं था। आजादी के बाद भारत ने इन चुनौतियों का कैसे सामना किया, इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए भारत ने क्या रुख अपनाया, इस पुस्तक में हम इन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे। शुरुआती 3 अध्यायों में इन 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारत आजाद जरूर हुआ था, किंतु उसकी यह आजादी एक विखंडन के रूप में उसे प्राप्त हुई थी। भारत के 2 टुकड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान के रूप में। भारत विविधताओं वाला देश है। यहां पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और इन सब के बीच भारत को एकता और सुरक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। अध्याय 2 में हम अध्ययन करेंगे कि भारत ने कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखा है। भारत ने उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करा जबकि कई स्वतंत्र देशों ने लोकतंत्र अपनाया था, किंतु कुछ समय बाद ही वहां पर तानाशाही शासन लागू हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके उदाहरण हैं। अध्याय 3 में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार समता आधारित विकास के लक्ष्य को भारत ने प्राप्त किया। इस अध्याय में हम आजादी के पश्चात भारत ने अपनी एकता और सुरक्षा, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको नए राष्ट्र की चुनौतियां समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इसी समय झटपट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय पर उसे सुनकर अपना अध्ययन
कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की जो तात्कालिक चुनौती थी, जो प्रमुख चुनौती थी विभाजन, उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भारत का विभाजन 14-15 अगस्त 1947 को हुआ था और भारत के दो टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो के अंत में एक अपील, कोरोना महामारी का प्रकोप अभी जारी है और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अतएव आप सभी मास्क अवश्य लगाएं। 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है बहुत जरूरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Pause button.